नमस्कार साथियों, मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद पढ़ेंगे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे। इनके मनोविश्लेषणवाद के कितने प्रकार हैं और इनके सिद्धांत में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट इनका सिद्धांत है और इनके सिद्धांत को एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसी कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं है जिसमें फ्राइड को ना पूछा जाता हो, इनके सिद्धांत को ना पूछा जाता हो। सिद्धांत में आने वाले महत्वपूर्ण शब्दों से प्रश्न अवश्य बनते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनके पूरे सिद्धांत को। इनका सिद्धांत जो है वो 2 से 3 वीडियो में आपके पास जाएगा, क्योंकि एक में इसको हम लोग एक वीडियो में पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इनके सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, उसके बाद सिद्धांत पर चलते हैं। तो सिगमंड फ्राइड जो थे ये वियना के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? वियना के थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 6 मई 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 6 मई 1856 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वियना में हुआ था। और ये एक यहूदी परिवार के थे। कहाँ के थे? किस परिवार के थे? तो यहूदी परिवार के थे। ठीक है। अगला है ये पागलों के डॉक्टर थे। कौन थे ये? पागलों के डॉक्टर थे और पागलों के व्यवहार का अध्ययन करते थे। एक बार क्या हुआ कि इन्होंने एक पागल से पूछा, क्योंकि ये पागलों के व्यवहार का अध्ययन करते थे, पागलों के डॉक्टर थे। इन्होंने एक पागल से पूछा कि तुम पागल कैसे हुए? तो उस पागल ने जवाब दिया कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। तो इन्होंने कहा कि जब ये व्यक्ति पागल है तो ये ऐसा तर्कपूर्ण जवाब कैसे देता है, इसके अंदर तर्क कैसे आया? यानी पागल है तो इसका मतलब कि मस्तिष्क इसका जो है वो काम करना बंद कर देगा, तभी तो हम पागल होते हैं। फिर ये इस तरीके से इसने तर्क कैसे दिया, उसी से प्रेरित होकर इन्होंने अपने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। और इन्होंने फिर मन के 3 पार्ट बताए हैं, आगे सिद्धांत में हम बताएंगे। मन या मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं वो हम लोग देखेंगे अभी। तो ये पागलों के डॉक्टर थे और पागलों के व्यवहार का अध्ययन करते थे। ठीक है। अगला देखो, इन्हें मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक पूरी शाखा, एक संप्रदाय बनाया जिसको मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। ठीक है। सीधा प्रश्न टैट में या सीटेट में पूछ लेता है कि मनोविश्लेषणवाद के जो जनक हैं वो कौन हैं, तो वो आपके सिगमंड फ्राइड हैं। ठीक है। या फ्राइड ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की है, तो मनोविश्लेषणवाद की है। मनोविश्लेषणवाद जो है उसे मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद को मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा जाता है। अगला है इनका टॉप पॉइंट कि इनका संप्रदाय यौन इच्छा और काम इच्छा पर निर्भर। इनका पूरा का पूरा ये जो सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनका पूरा सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यौन इच्छा और काम इच्छा पर आधारित है। इन्होंने कहा मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो यौन इच्छा और काम इच्छा से ही प्रभावित होता है। उसी पे इन्होंने पूरा एक पूरी अलग ब्रांच हम आपको पढ़ाएंगे, मनोलैंगिक सिद्धांत इनका पढ़ाएंगे। उसमें दिया है कि कैसे यौन इच्छा से प्रभावित हो करके हमारा जो जीवन या विकास क्रम है वो आगे बढ़ता है। तो इनका जो ये पूरा संप्रदाय है, पूरा सिद्धांत है, वो यौन इच्छा और काम इच्छा पर निर्भर है। इसीलिए अब्राहम मैस्लो का जो मानवतावादी संप्रदाय था वो इनके संप्रदाय के मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के बाद आया था। अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत, उन्होंने मनुष्य को संपूर्ण प्राणी माना था। इनका भी सिद्धांत समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इनका संप्रदाय यौन इच्छा और काम इच्छा पर निर्भर है। अगला इनका पॉइंट है कि मनोविश्लेषणवाद को व्यक्तित्व का गत्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद को व्यक्तित्व का गत्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है। इनकी प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। तो पहली पुस्तक है इड एंड ईगो, दूसरा है स्वप्न विश्लेषण, दूसरी पुस्तक है स्वप्न विश्लेषण, और तीसरी है अचेतन मन। ये तीनों बहुत फेमस पुस्तकें हैं।
जिसमें इन्होंने अचेतन मन का पूरा अच्छे से बताया कि अचेतन मन क्या है, कैसे कार्य करता है, स्वप्न विश्लेषण विधि क्या है, कैसे स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है, और इड और ईगो क्या है, ये एक अलग पुस्तक है, इड एंड ईगो। ठीक है, तो ये इनकी 3 फेमस पुस्तकें हैं। आगे चलते हैं इनके सिद्धांत पर। देखिए, फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद को 3 भागों में डिवाइड किया है। 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है व्यक्तित्व की संरचना। पहला भाग है व्यक्तित्व की संरचना। दूसरा भाग है व्यक्तित्व की गतिकी, और तीसरा भाग है मनोलैंगिक विकास। मनोविश्लेषणवाद, पूरा मनोविश्लेषणवाद 3 भागों में डिवाइड है। पहला है व्यक्तित्व की संरचना, दूसरा है व्यक्तित्व की गतिकी, और तीसरा है मनोलैंगिक विकास। ठीक है, आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे, व्यक्तित्व की संरचना। पहला पार्ट पढ़ेंगे एक वीडियो में, और 2 वीडियो में आपका एक व्यक्तित्व की गतिकी आएगा, एक मनोलैंगिक विकास आएगा। तीनों को एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो 3 भागों में डिवाइड किया। अब देखिए, व्यक्तित्व की जो संरचना है इसके 2 भाग हैं। व्यक्तित्व की संरचना को फ्राइड ने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक इनका है अकारात्मक मॉडल, क्या है, अकारात्मक मॉडल, और दूसरा इनका है गत्यात्मक मॉडल। गत्यात्मक मॉडल को हम लोग संरचनात्मक मॉडल भी कहते हैं। व्यक्तित्व की संरचना को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक है अकारात्मक मॉडल और दूसरा है गत्यात्मक मॉडल। गत्यात्मक मॉडल को संरचनात्मक मॉडल भी कहा जाता है। अब देखिए, पहला वाला देखते हैं, अकारात्मक मॉडल। अकारात्मक मॉडल क्या है कि अकारात्मक मॉडल मस्तिष्क या मन के इसमें मस्तिष्क या मन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। फ्राइड के द्वारा मस्तिष्क या मन का वर्गीकरण जो है वो आपके अकारात्मक मॉडल के अंतर्गत आता है। प्रश्न ऐसे भी पूछ लेगा कि मस्तिष्क या मन का वर्गीकरण फ्राइड के किस मॉडल के अंतर्गत आता है, तो अकारात्मक मॉडल के अंतर्गत आता है। और व्यक्तित्व का वर्गीकरण, यानी फ्राइड ने जो ये 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण आपके संरचनात्मक या गत्यात्मक मॉडल के अंतर्गत आता है। यानी व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं वो संरचनात्मक मॉडल के अंतर्गत आएंगे, और मस्तिष्क के जो प्रकार हैं या फ्राइड ने मन के जो प्रकार बताए हैं वो आपके अकारात्मक मॉडल के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो मस्तिष्क के प्रकार है इनका क्या रोल है, और व्यक्तित्व के प्रकार है इनका क्या रोल है। इसमें सीधा समझ लेते हैं। जो ये अचेतन मन, इन्होंने 3 प्रकार के मस्तिष्क या मन के प्रकार बताए हैं। पहला बताया है अचेतन मन, अचेतन मन। दूसरा बताया है अर्धचेतन मन, और तीसरा बताया है चेतन मन। अब देखिए, अचेतन मन जो होता है वो कितने प्रतिशत होता है, 90% होता है। कितने प्रतिशत होता है, 90% होता है। और चेतन मन 10% होता है। ठीक है, अर्धचेतन मन क्या है, इसका वैसे 2 ही प्रकार थे मूलतः, अचेतन और चेतन। अर्धचेतन ये बाद में तीसरा प्रकार जुड़ा है। अर्धचेतन मन जो है उसमें मस्तिष्क का कोई भी हिस्सा नहीं है, बस ये क्या है, ये दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करता है। कौन, अर्धचेतन मन। ठीक है, इसी तरीके से व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम, अहम और पराहम। विस्तृत विश्लेषण इसका देख लेते हैं। देखिए, फ्राइड के अनुसार मन या मस्तिष्क के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। तो फ्राइड ने मस्तिष्क के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, पहला है अचेतन मन, दूसरा है अर्धचेतन, और तीसरा है चेतन मन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि अर्धचेतन क्या है। तो अर्धचेतन जो है वो अचेतन और चेतन के बीच की अवस्था है। ये क्या है, अचेतन और चेतन के बीच की अवस्था, चेतन के बीच की अवस्था क्या है, अर्धचेतन। मस्तिष्क में इसका कितना प्रतिशत भाग है, तो बिल्कुल नहीं है, नथिंग है, 0 है। ठीक है, अचेतन मन, अचेतन मन या अचेतन जो मस्तिष्क है वो कितने प्रतिशत है, 90% हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। 90% अचेतन मन होता है और 10% चेतन मन होता है। अब देखो, अचेतन मन जो है वो उसमें क्या क्या होता है, तो हमारी भावनाएं, हमारे संवेग, अचेतन मन हमारी भावनाओं पर,
हमारे संवेग पर, हमारी मूल प्रवृत्तियों पर, हमारी दमित इच्छाओं पर। दमित इच्छाएं क्या होती हैं? मान लो कि हमें एक सरकारी टीचर बनना है और हम तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन हम तैयारी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम असफल हो जाते हैं या हम सरकारी शिक्षक नहीं बन पाए, तो अब ये क्या हो जाता है? हमारी दमित इच्छा है। दमित इच्छा मतलब जो इच्छा पूरी नहीं हो पाई वो दमित इच्छा होती है, ठीक है। हमारी यौन ऊर्जा पर आधारित होता है। कौन? अचेतन मन। अनैतिक व्यवहार जितने भी होते हैं, अनैतिक गलत व्यवहार जो होते हैं वो किसमें होते हैं? अचेतन मन में। असामाजिक व्यवहार, ठीक है, जिनको समाज पसंद नहीं करता है वो अचेतन मन द्वारा किए जाते हैं। अमर्यादित व्यवहार, ये सारी हमारी भावनाएं, हमारे संवेग, हमारी मूल प्रवृत्तियां, हमारी दमित इच्छा, हमारी यौन ऊर्जा, हमारी अनैतिक व्यवहार, असामाजिक व्यवहार और अमर्यादित व्यवहार, ये सारे इकट्ठे रहते हैं कहाँ? अचेतन मन में, ठीक है। और चेतन मन, अब देखो अचेतन मन जो है वो हमारे मस्तिष्क का कितना भाग है? 90% है। ये किस पर कार्य करता है? तो ये आनंदवादी नियम पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? आनंदवादी नियम पर आधारित होता है। यानी ये कहता है वो कार्य करो जिससे आपको सुख मिले। यानी आपको अगर भूख लगी है और आपके सामने भोजन रखा है, किसी का भी हो, आप उसको खा लो, आपको खुशी मिलनी चाहिए। यानी ये आनंदवादी नियम पर आधारित है। अर्धचेतन मन वास्तविकता के नियम पर आधारित है। वास्तविकता के नियम पर, कि ये टिफिन मेरा नहीं है, वास्तविकता के नियम पर आधारित है। और चेतन मन नैतिकता के नियम पर आधारित है। चेतन मन किस पर आधारित है? नैतिकता के नियम पर आधारित है कि नहीं, ये टिफिन तो दूसरे का है, मैं क्यों उसके विषय में सोच रहा हूँ। ये क्या होती है? नैतिकता होती है। जहाँ ये पता होता कि ये वस्तु मेरी नहीं है, किसी और की है, मुझे इसके विषय में सोचना भी नहीं है, वो क्या होती है? नैतिकता होती है। तो फ्राइड ने मस्तिष्क के 3 भाग बताए हैं, अचेतन मन, अर्धचेतन और चेतन मन। अचेतन मन 90% होता है और चेतन मन 10% होता है। ये याद रखना है, 90 और 10, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। अचेतन मन आनंदवादी नियम पर आधारित है, अर्धचेतन वास्तविकता के नियम पर आधारित है और चेतन मन नैतिकता के नियम पर आधारित है। इसीलिए अचेतन मन को आनंदवादी या सुखवादी भी कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा कि फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में सुखवादी मन कौन सा है या आनंदवादी मन कौन सा है? तो कौन है? अचेतन मन। अचेतन मन में हमारी जितनी भी दमित इच्छाएं, कुंठित इच्छाएं या जो हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाए, वो सब हमारे अचेतन मन में सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। अब देखो चेतन मन जो होता है, जो किस पर आधारित होता है? नैतिकता पर। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन को क्या कहते हैं? कॉन्शियस माइंड। अर्धचेतन को सब कॉन्शियस माइंड और इसको अनकॉन्शियस माइंड। अचेतन अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, ठीक है। 3 इसके प्रकार हैं, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। हम लोग जो प्रत्यक्ष में व्यवहार कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, और या जो भी हम एक तुल्य व्यवहार करते हैं, एक तरीके से जो एक हम सोच समझ के जो व्यवहार करते हैं वो कैसे करते हैं? कॉन्शियस माइंड में करते हैं। हम जितनी भी चीज़ों को कॉन्शियस माइंड समझते हैं, देखो चेतन मन समझते हैं कि हम जिस भी चीज़ों को देखते हैं तो सबसे पहले वो हमारी कॉन्शियस माइंड में आती है, यानी चेतन अवस्था में आती है। हम किसी वस्तु को तभी तो देख सकते हैं जब चेतन अवस्था में हो। जब हम रात को सो जाते हैं तो हम चेतन अवस्था में रहते हैं? नहीं रहते हैं, ठीक है। तो हम जब जागरूक जगती हुई अवस्था में हैं या जग रहे हैं, उस टाइम हम जिस भी चीज़ को देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इस मार्कर को देखा तो ये हमारे किसने देखा? हमारे कॉन्शियस माइंड ने देखा। अब इसको हमने देख लिया, देखने के बाद ये पिक्चर जो है वो ट्रांसफ़र हो गई। अगर इसको हमने ज़्यादा ध्यान से देखा तो अर्धचेतन में थोड़ी देर ये रहेगी, उसके बाद किस में चली जाएगी? अचेतन में चली जाएगी। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे एक बच्चा है, वो जिन जिन चीज़ों को देखता है अपने पर्यावरण में, जिसको भी देखता है उसको कैसे देखता है? कॉन्शियस माइंड के थ्रू देखता है। उसके बाद वो कहाँ चली जाती हैं? अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, यानी अचेतन मन में चली जाती हैं। अर्धचेतन क्या करता है? अगर हम इस मार्कर को दोबारा याद करना चाहें कि कैसा बना था, तो अगर हम प्रयास करते हैं
तो अर्धचेतन माइंड जो है वो अचेतन माइंड से उस छवि को, उस पिक्चर को हमारे दोबारा कॉन्शियस माइंड में वापस लाता है। यानी ये क्या है, मध्यस्थ है। अचेतन और चेतन मन के बीच में मध्यस्थता कौन करता है, ठीक है, वो करता है अर्धचेतन मन। बीच का कौन है, अर्धचेतन मन। इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, इसीलिए इसको मस्तिष्क के किसी भी परसेंटेज में नहीं रखा गया है। 90% अचेतन और 10% चेतन को रखा गया। चेतन जानते हो, हम अपनी जागृत अवस्था में जो व्यवहार करते हैं या जो वस्तुओं को देखते हैं वो चेतन मन होता है, और जो हमारे मस्तिष्क में सुरक्षित हो जाता है वो क्या होता है, अचेतन मन होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, अचेतन मन मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, भावना पर आधारित होता है, संवेग पर आधारित होता है, दमित इच्छाओं पर आधारित होता है, या जो भी व्यवहार हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाए वो सब हमारे आपके अचेतन मन में चले जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। इसी के थ्रू हमें रात को स्वप्न आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कार्य है हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। आज का हमने टारगेट लिया कि हमें कोई ये कार्य करना है और उस कार्य को अगर हमने नहीं कर पाया तो ये कहाँ चला गया, हमारे अचेतन मन में चला गया। रात को हमें इसी से रिलेटेड स्वप्न आने लगते हैं, कुछ इसका आएगा, कुछ और कहीं का कड़ियाँ जुड़ती हैं। और जब हम दूसरे दिन सोचें कि हमने रात में स्वप्न में क्या देखा था, तो कभी कभी क्या होता है कि हम पूरे स्वप्न को डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं, या अगर डिक्लेयर कर भी रहे हैं, पूरा पहली बार तो कर ही नहीं पाते हैं, अगर कर भी रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ कड़ियाँ बाहर की इधर उधर की अंड बंडे जुड़ जाती हैं। तो हम कहते हैं ये कहाँ से हमारे दिमाग में आई, क्योंकि हम लोग डेली अपने दैनिक जीवन में बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। वो सब क्या होता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन में सुरक्षित हो जाता है, और बाद में क्या होता है, उसकी कुछ झलक, उसके कुछ अंश जो हैं वो संयुक्त होकर हमें स्वप्न के रूप में दिखाई देते हैं। तो जान गए होंगे कि अचेतन मन, बच्चों का व्यवहार यानी ये जो शिशु होते हैं, शैशवावस्था जो होती है, शैशवावस्था वो पूरी किस पर निर्भर करती है, अचेतन मन पर। यानी शैशवावस्था पूरी अचेतन मन पर निर्भर करती है आपकी। उसके बाद बालक, जो ये आपका अर्धचेतन मन है, बालक जब विद्यालय जाने लगता है तब उसे वास्तविकता से परिचित होता है, तब वो जो एक तरीके से बाल्यावस्था है वो अर्धचेतन मन के अंतर्गत आती है। इसके तहत बच्चा जो है वो वास्तविकता से परिचित होता है। और तीसरा है चेतन मन, इसका जो विकास है ये बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाता है, और तब इसी के तहत बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, तो ये मस्तिष्क के 3 भाग उन्होंने बताए हैं, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। आपको याद कितना रखना है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, आनंदवादी नियम पर आधारित है। अर्धचेतन किस पर कार्य करता है, तो ये वास्तविकता के नियम पर कार्य करता है। और अचेतन किस पर काम करता है, तो नैतिकता के नियम पर काम करता है। इसका कितना परसेंटेज है मस्तिष्क का, 90% है, और चेतन का कितना परसेंट है, तो 10% है। अब देख लेते हैं कि अच्छा ये बताओ भावना क्या होती है। कोई विचार जब हम लोग महसूस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, भावना कहते हैं। कोई चीज़ जो है, जब हमने उस चीज़ को, जैसे मान लीजिए हमें दुख हुआ, हम दुखी हो गए अंदर से, तो महसूस ही तो कर रहे हैं दुख को। हम खुश हैं तो महसूस ही तो कर रहे हैं उसको। हम तनाव में हैं तो महसूस ही तो कर रहे हैं। तो भावना क्या होती है, आंतरिक होती है, उसको महसूस करते हैं हम लोग। संवेग क्या होते हैं, जब हम किसी को बता, मान लो हमें डर लग रहा है और हम किसी से कह दें कि हमें तो डर लग रहा है, जब हम अपने विचारों का प्रदर्शन कर दें, जब हम अपने विचारों को दूसरे के सामने बोल दें, तो वो क्या होते हैं, संवेग होते हैं। और मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जब हम अपने विचारों पर कार्य करना शुरू कर दें। जैसे मान लो कि हमें डर लगा, तो वो हमारी भावना है, हम डर गए, हमारी भावना है। हमने आपसे कह दिया कि हमें तो डर लग रहा है, तो ये हमारे संवेग हो गए, यानी हमने अपने विचारों को, अपनी भावना को आपको बता दिया, तो ये हमारे संवेग हो गए। अब हमें डर रहा था, हम भाग जाएं, भागने लगे, हम डर गए तो हम एकदम से भागने लगे, तो वो क्या होगी, हमारी मूल प्रवृत्ति होगी। ठीक है, दमित इच्छा जानते हो, जो कार्य हम पूरा ना कर पाएँ वो हमारी दमित इच्छा होती है। यौन ऊर्जा क्या होती है, ये पूरा इनके सिद्धांत में आपको समझ में आएगा। फ्राइड का पूरा सिद्धांत यौन ऊर्जा और काम इच्छा पर ही आधारित है। यौन ऊर्जा, अनैतिक व्यवहार, जो नैतिक नहीं है, समाज जिनको मान्यता नहीं देती वो नैतिक व्यवहार होते हैं। असामाजिक व्यवहार, समाज जिसको मान्यता नहीं देती है। अमर्यादित, ठीक है, जो मर्यादा में नहीं हो, हमें नहीं दूसरों के सामने ऐसा करना चाहिए, वो अमर्यादित होते हैं। तो ये सारे व्यवहार हमारा अचेतन मन पर निर्भर करते हैं।
ठीक है। अब देखते हैं व्यक्तित्व के भाग। तो व्यक्तित्व के, फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए हैं। मैंने अभी बताया था, इड जिसको हम लोग इदम कहते हैं, ईगो जिसको हम लोग अहम कहते हैं, और सुपर ईगो जिसको हम लोग परा अहम कहते हैं। अब देखो, हमारा जो पहले नंबर का व्यक्तित्व है जिसको हम लोग इदम कहते हैं, क्या कहते हैं, इदम कहते हैं, इड कहते हैं, ये किस पर कार्य करता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड पर, हमारे अचेतन मन पर। हमारा ईगो किससे काम करता है, तो अर्धचेतन माइंड पर, इसके अनुसार हमारा ईगो काम करता है, अहम, ठीक है। और हमारा सुपर ईगो चेतन माइंड के अनुसार कार्य करता है। यानी जिनका व्यक्तित्व इड के अंतर्गत यानी इदम के अंतर्गत आएगा, वो कैसा व्यवहार करेंगे, अचेतन मन के अनुसार करेंगे। उनका जो व्यवहार होगा वो भावना, संवेग, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा, दमित इच्छाओं पर, कुंठित इच्छाओं पर आधारित होता है। जिनका व्यक्तित्व ईगो यानी जिनके व्यक्तित्व में ईगो पाया जाता है, अहम केंद्रित होता है, वो किस पे, अर्धचेतन मन के अनुसार कार्य करते हैं, यानी वास्तविकता पर कार्य करते हैं। किस पे कार्य करते हैं, वास्तविकता पर कार्य करते हैं, वास्तविकता पर। और सुपर ईगो यानी परा अहम के व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वो नैतिकता के नियम पर कार्य करते हैं, यानी चेतन मन के अनुसार कार्य करते हैं। हमारा जो परा अहम है वो किस पर डिपेंड है, चेतन मन पर डिपेंड है, ठीक है। तो ये नैतिकता के अनुसार कार्य करता है। अच्छा, फ्राइड ने ये चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन को की तुलना किससे की है, तो एक बर्फ़ के टुकड़े से की है जो कि पानी में तैर रहा है। ये मान लीजिए पानी है, ठीक है, और इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो तैर रहा है। अब इन्होंने कहा जितना आपको दिखता है, जितना आपको दिखता है वो क्या है, हमारा चेतन मन, चेतन मन, और जितना नहीं दिख रहा है वो क्या है, अचेतन, अचेतन। अचेतन कितने प्रतिशत है, तो 90% है, और चेतन कितने प्रतिशत है, तो 10% है। यानी हम जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखते हैं तो कितना देख पाते हैं, केवल 10% देख पाते हैं, बाकी 90% जो है वो गुप्त रहता है, छुपा रहता है। अचेतन मन में ये जितनी भी व्यवहार है ये कैसे रहते हैं, छिपे रहते हैं, चाहे भावना हो, संवेग हो, मूल प्रवृत्ति हो, दमित इच्छा हो, यौन ऊर्जा हो, अनैतिक व्यवहार हो, अमर्यादित व्यवहार हो, ये सब कैसे रहते हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व में, छिपे रहते हैं। इसीलिए अगर किसी के व्यक्तित्व का पता लगाना है आपको तो उसके अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ना चाहिए, अचेतन मन को पढ़ना चाहिए कि इसके अंदर क्या है। वो जो आपको बाहर से दिख रहा है, उसकी बातचीत, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका उठने बैठने का तरीका, ठीक है, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, वो कैसा है, चेतन मन के, यानी 10% आप व्यक्ति का देख पा रहे हो, 90% तो छिपा रहता है। वो कैसा है, क्रोधी है, लालची है, बेईमान है, ईमानदार है, कैसा है, नहीं आपको पता चलेगा, क्योंकि ये 90% व्यक्ति का व्यवहार छिपा रहता है, केवल 10% को ही हम लोग देख पाते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि इन्होंने चेतन और चेतन को कैसे प्रदर्शित किया है, तो एक बर्फ़ के टुकड़े का उदाहरण दे करके प्रस्तुत किया है जो कि पानी में तैरता है। जितना भाग दिखता है बर्फ़ के टुकड़े का पानी के ऊपर उतना चेतन मन होता है, और जितना अंदर होता है उतना अचेतन मन होता है। फ्राइड ने इड को क्या बताया, ये व्यक्तित्व के 3 भाग बताए हैं इन्होंने, इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम अहम और पराहम। इन्होंने क्या कहा, इड क्या है, एक घोड़ा है, क्या है, घोड़ा है, या इसको राक्षस भी कहा उन्होंने, राक्षस, जो किस पर आधारित है, मूल प्रवृत्ति पर आधारित है। या घोड़ा की संज्ञा दी तो कैसा घोड़ा है, बेलगाम घोड़ा है जो अपने मन का करना चाहता है। इसीलिए जो आपका प्रथम इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है इदम का, कि किस पर आधारित है, हमारी मूल प्रवृत्तियों पर, किस नियम के अनुसार काम करता है, तो आनंदवादी नियम के अनुसार कार्य करता है। किस पे कार्य करता है, आनंदवादी नियम के अनुसार, यानी मुझे सुख मिलना चाहिए। जैसे राक्षस की संज्ञा क्यों दी है इदम को, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जैसे एक व्यक्ति है और वो भूखा है और वो अपने सामने भोजन देखता है, चाहे वो भोजन किसी का भी हो, चाहे वो कोई दुकान है, उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो दूसरे के भोजन को तो कहते खा लो उसको, कोई चीज़ देखता, मान लो ये मार कर देखी, तो हमारा जो
इड है यानी इदम है, या हमारा जो अचेतन मन है, ये किस पर, इदम वाला जो व्यक्तित्व है वो किस पर आधारित है, अचेतन मन पर आधारित है। और ये व्यवहार कैसे करता है, जैसे ये मार्कर है तो ये क्या कहेगा, ले लो इसको, यानी ये अच्छा है इसको ले लो। और ईगो किस प्रकार करता है, वास्तविकता पर, ये क्या कहेगा कि नहीं ये मेरा नहीं है। लेकिन ये दोनों का सपोर्ट करता है, इड का भी करता है और सुपर ईगो का भी करता है। जैसे तो ये क्या कहेगा वास्तविकता में, अगर कोई नहीं देख रहा है तो ले लो, अगर कोई देख रहा है तो ना लो, ना लो यानी सुपर ईगो के अंतर्गत आ जाएगा, और ले लो तो ईगो इड के अंतर्गत आ जाएगा। ये दोनों की मध्यस्थता करता है कौन, ईगो। ये किस पर आधारित होता है, वास्तविकता पर कार्य करता है, ठीक है। तो इड जो है इसको किसकी संज्ञा दी गई, घोड़ा की, बेलगाम घोड़ा जो दौड़ना चाहता है, जिसको कोई मतलब नहीं है कि इसके आगे आके कोई कुचल जाएगा या कोई चीज़ टूट फूट जाएगी। इसी तरीके से एक संज्ञा इन्होंने और इस इदम को दी है, काय की, एक राक्षस की संख्या दी है कि जैसे राक्षस कैसे होते थे कि चाहे किसी को भी मारो, काटो, छीन लो, झपट लो, चाहे दूसरा खुश हो या ना खुश हो, आपके व्यवहार का उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा कोई मतलब नहीं है। अपनी आनंदवादी नियम पर आधारित अपने आप को सुख और संतुष्टि मिलना चाहिए। और जबकि दूसरा जो व्यक्तित्व का दूसरा पार्ट है जिसको अहम कहते हैं, जो वास्तविकता पर कार्य करता है, ये क्या कहता है कि ये वस्तु जो है वो मेरी नहीं है। किसकी नहीं है, मेरी नहीं है। अब ये कंडीशन पे अप्लाई करेगा कि कोई नहीं देख रहा है तो ले लो और कोई देख रहा है तो ना लो। और तीसरा जो पराहम सुपर ईगो है, व्यक्तित्व का जो तृतीय चरण है जो चेतन मन पर आधारित है, ये क्या कहता है कि ये व्यक्तित्व, ये पेन जो है, ये मार्कर जो है वो मेरा नहीं है, इसलिए मुझे इसको नहीं लेना है, मुझे इसके विषय में सोचना भी नहीं है। ये तीसरे टाइप का व्यक्तित्व है सुपर ईगो यानी पराहम, जो कॉन्शियस माइंड पर निर्भर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्राइड ने अपने अध्ययन का जो विषय बनाया था, जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि जो सिगमंड फ्राइड थे वो एक हॉस्पिटल में, पागलों का अस्पताल था जिसमें वो पागलों का ट्रीटमेंट करते थे, यानी पागलों के व्यवहार का अध्ययन करते थे और उसका फिर बाद में उनका ट्रीटमेंट करते थे। तो इन्होंने मस्तिष्क के 3 भाग बताए हैं, जो कौन कौन बताए थे, तो बताया था अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। अब जब इन्होंने एक पागल से पूछा कि तुम पागल कैसे हुए, तो उसने कहा मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। तो इन्होंने कहा ये कैसे बात कर रहा है जबकि ये पागल है, क्योंकि अचेतन मन कितना है 90% है और चेतन मन कितना है 10% है। जब कोई व्यक्ति पागल होता तो इसके ये 2 प्रकार के माइंड काम करना बंद कर देते हैं, कौन, चेतन और अर्धचेतन। तो यानी कितना काम करना बंद किया, 10%। काम कितना अभी कर रहा है, 90%। तो जब उसने कहा कि मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा ये ऐसा तार्किक प्रश्न, तार्किक जवाब कैसे दे रहा है, ये तो पागल है, यानी इसका तो दिमाग काम करना बंद कर दिया है, फिर ये कैसे। तो इसी को इन्होंने अपने अध्ययन का विषय बनाया है। तो इसीलिए फ्राइड ने अपने अध्ययन का जो विषय लिया है वो क्या लिया था, अचेतन मन। यानी मानो ये जो पागल है जिसने ये तर्क दिया था, या पागल जो व्यवहार करते हैं वो उनका व्यवहार किस पर आधारित होता है, अचेतन मन पर आधारित होता है। यानी वो व्यवहार कैसे करते हैं, अपने भावना के अनुसार, अपने संवेग के अनुसार, अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार, अपनी दमित इच्छाओं के अनुसार, उसी टाइप के वो जवाब भी देते हैं। तो इन्होंने कहा यानी मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है, अचेतन मन का है। यानी संपूर्ण व्यक्तित्व उसका अचेतन मन पर निर्भर है, केवल 10% जो है वो चेतन मन पर है। मनुष्य का 10% व्यक्तित्व जो है वो केवल कॉन्शियस माइंड पर है, बाकी 90% अनकॉन्शियस माइंड पर है। यानी अगर एक व्यक्ति पागल, इसीलिए जैसे पागल का जो व्यवहार होता है वो किस पर आधारित होता है, अनकॉन्शियस माइंड पर, अचेतन मन पर आधारित होता है। इसी प्रकार एक शिशु का व्यवहार, यानी एक शिशु को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपको चाहे मार भी सकता है, कोई वस्तु फेंक के मार देगा, कोई आपकी चीज़ छुटा लेगा, आपके काट लेगा, यानी वो व्यवहार करेगा जिससे उससे अच्छा लगेगा, उसे आनंद का अनुभव। जैसे वो आपको मार रहा है और आप हंस दीजिए एक बार, दोबारा फिर मारेगा, तिबारा फिर मारेगा, यानी वो कैसा व्यवहार कर रहा है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार कर रहा है। कैसा कर रहा है, संवेग पर आधारित व्यवहार कर रहा है। तो एक शिशु जो होता है उसका व्यवहार किस पर डिपेंड करता है, अचेतन मन के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करता है। इसी तरीके से एक पागल जो होता है वो भी कैसा व्यवहार करता है, अचेतन, का तुम्हारे ऊपर थूक दे, वो का तुम्हारे कुछ फेंक के मार दे, का जोर जोर से हंसने लगे, मतलब
तुम्हें नगण्य कर देगा, वो कार्य करेगा जो उसे पसंद होगा। और चेतन मन सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, सुखवादी सिद्धांत पर। मनुष्य का कितने % व्यक्तित्व इस पर निर्भर करता है? 90%। 10% केवल चेतन कॉन्शियस माइंड पर होता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने अध्ययन का विषय किसको बनाया? अचेतन मन को बनाया। अब देखो, इन्होंने कहा अचेतन मन का अध्ययन किया कैसे जा सकता है, किसी के अचेतन मन को कैसे जानेंगे, ठीक है, कि वो व्यक्ति कैसा है। तो इन्होंने कहा कि अचेतन मन के अध्ययन की जो विधियाँ बताई, वो पहली विधि बताई प्रक्षेपण विधि, दूसरी बताई मुक्त सहचर्य विधि और तीसरी बताई स्वप्न विश्लेषण विधि। 3 प्रकार की विधियों के माध्यम से हम व्यक्ति के अचेतन मन को पढ़ सकते हैं। इन्होंने कहा किसी के व्यक्तित्व को जानना है तो उसके अचेतन मन को जानिए। केवल आपको जो दिख रहा है वो केवल 10% दिखता है। जो भी हम मनुष्य का प्रत्यक्ष देखते हैं वो केवल 10%। आंतरिक रूप से वो कैसा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे विचार, कैसी कल्पना, कैसा सृजन क्या है, ये सब कॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है। तो 3 प्रकार की विधियां हैं। प्रक्षेपण विधियां जानते हैं, जहां कोई पर्यवेक्षक पूर्व नियोजित भूमिका के साथ आपके ऊपर कोई प्रयोग करता है, उसे प्रक्षेपण विधि कहते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने व्यक्तित्व में काफ़ी सारी प्रक्षेपण की विधियां पढ़ी थी, जहां एक पेपर पेंसिल टेस्ट वगैरह होते, शाब्दिक अशाब्दिक, इस तरीके से वो प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद है मुक्त सहचर। मुक्त माने क्या होता है? खुला। सहचर माने मेल मिलाप, संबंध। मुक्त सहचर विधि, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए या अपने आप खुला छोड़ दीजिए उसको, जो भी वो कार्य करे उसका कार्य का विश्लेषण कर लीजिए आप। ठीक है, और यानी स्वतंत्र छोड़ दीजिए और उसके बाद उसके कार्य का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। किसका? अनकॉन्शियस माइंड का, अचेतन मन का। और तीसरा है स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण यानी स्वप्नों के माध्यम से वो क्या सोचता है उससे बातचीत करिए, चाहे वो दिवा स्वप्न हो, चाहे वो रात के स्वप्न हो। उसके विचार, जब आप स्वप्न का विश्लेषण करेंगे, वो जो स्वप्न उसने देखा है उससे पूछिए, या वो क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है। जैसे बच्चों से आप कभी बात करिए कि ऐसे अचानक बात करते रहिए, तो आपको पता चल जाता है कि इनकी मंशा क्या है, किस चीज़ से ये प्रभावित हुए हैं। वो होता है स्वप्न विश्लेषण विधि फ्राइड की। मनोचिकित्सक इस विधि का बहुत प्रयोग करते हैं। मनोचिकित्सक जो लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं, यही विधियाँ होती है, प्रक्षेपण विधि, मुक्त सहचर्य विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि। इन्हीं के माध्यम से मनोरोग का उपचार किया जाता है। पागलों का ट्रीटमेंट भी इसी विधियों से किया जाता है। फ्राइड के समर्थक कौन कौन से थे? मनोविश्लेषणवाद के समर्थक कौन कौन से थे? तो वो थे एडलर महोदय और कार्ल जुंग, और भी हैं मनोवैज्ञानिक, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण हैं। कार्ल जुंग ने ही व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। कौन सा? अंतःमुखी। कार्ल जुंग जो थे फ्राइड के शिष्य थे। बहिर्मुखी और उभयमुखी बाद में जोड़ा गया है। ये कार्ल युंग या कार्ल जुंग कहें, इनके जो शिष्य थे उन्होंने ये उभयमुखी व्यक्तित्व बाद में जोड़ा है, लेकिन नाम इन्हीं के साथ जोड़ दिया जाता है। इन्होंने मुख्यतः 2 ही बताए थे, अंतःमुखी और बहिर्मुखी। फिर जो कार्ल जुंग के जो शिष्य थे उन्होंने उभयमुखी और इसमें बाद में संशोधन से जोड़ दिया था। तो ये फ्राइड के बहुत प्रिय शिष्य थे, कार्ल जुंग और एडलर। उम्मीद करते हैं आज का मनोविश्लेषणवाद का ये जो पार्ट है वो आपके समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मनोविज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास करिए, आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि कहीं बाहर से मनोविज्ञान नहीं बना है, हमारा व्यवहार ही मनोविज्ञान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।